जय माता जी की आप सभी को। आज हुकुम आप समाज की एक छोटी सी विषय पे चर्चा करेंगे। राजपूतों का पिछड़ने का कारण क्या था। हम सभी समझते हैं, हम सब जानते हैं, पर अगर हम उस समय से चर्चा करें कि जब देश आज़ाद हुआ, जब वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक किया, तब राजाओं ने अपने अपने हिसाब से कुछ शर्तें रखी थी। और वो शर्तें थी इनको इनके हित, राजाओं के हित की शर्तें थी, जिसमें इनको राज प्रमुख बनना था, राज भत्ता इनको चाहिए था, या राजा जब निकलेगा तो रोड खाली होना चाहिए, रेड लाइट इनको मिलनी चाहिए। ऐसी काफ़ी सारी शर्तें थी। तो वो शर्तें मानने के बाद वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल ने उनको यस कर दिया था कि तुम्हारी सारी शर्तें मान ली जाती है। उसके बाद राजाओं वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण किया और एक भारत देश का निर्माण हो गया। उसके बाद राजाओं का अपना काम चलता रहा। फिर 56 के आसपास एक सीलिंग एक्ट आया। उसमें राजपूत और जागीरदार कोई भी हो, उसमें सिर्फ 15 से 18 एकड़ ज़मीन रह गई थी। उसके बाद सारी ज़मीन सरकार की मानी जाएगी। अब वो अधिग्रहण के बाद कुछ समय बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। ये 1971 की बात है। तो जो राजाओं के साथ वल्लभ भाई पटेल ने जो कमिटमेंट किए थे कि हम आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, तो इंदिरा गांधी ने बिल लाके और इनके जो कमिटमेंट थे, इनके जो साथ समझौता हुआ था, उसको निरस्त कर दिया और बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद इंदिरा गांधी बहुत अच्छे मतों से जीती। हिंदुस्तान में कांग्रेस बहुत भारी मतों से जीती। उसमें कांग्रेस तो जीत गई पर राजा हार गए। अब राजा ने उसके बाद आंदोलन किए, सभी राजाओं ने मिलकर आंदोलन किए, पर राजाओं के साथ आम आदमी नहीं लगा था, आम राजपूत नहीं लगा था, क्योंकि उस समय भी आम राजपूत का भला राजाओं ने नहीं चाहा। तो राजाओं का आंदोलन फीका पड़ गया। ये फिर कोर्ट गए, कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब राजा के पास कोई चारा नहीं बचा, ये वापस अपने महलों में जाके बैठ गए। अब स्थिति आम राजपूत की खराब हुई, क्योंकि अब आम राजपूत या तो महलों में काम करते थे या जागीरदारों के पास काम करते थे। आम राजपूत के पास तो काम था ही नहीं ना। बाकी कौम तो अपनी जाति के हिसाब से काम करती थी। राजपूत तो या तो सेना में था या महलों में या जागीरदारों के पास काम करता था। अब स्थिति बहुत विकट हो गई। अब आदमी करे क्या। अब धीरे धीरे समय बदलता गया। राजपूतों का लिविंग स्टैंडर्ड आम राजपूतों से ठीक था, तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रखने के लिए खर्चा भी थोड़ा सा करना पड़ता है। फिर शादी और मृत्यु भोज, ये दो बड़े काम थे जिसमें बड़ा पैसा खर्च होता था। खासकर शादियों में बहुत ज़्यादा दिखावा पहले भी होता था और आज भी होता है। तो पहले जितनी भी ज़मीनें और जेवर बिके थे, वो दिखावे के चक्कर में बिके थे कि मुझे हमना स्टेटस मेंटेन करना है कि सब ठाकुर साहब शादी करने हैं तो शादी अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से राजपूतों की ज़मीनें चुपचाप बिकने लगी, क्योंकि सबके सामने बेचेंगे तो ज़मीन ठाकुर साहब बेच रहे हैं तो बहुत बुरा लगेगा ना, कि खुलेआम जब बिकेगी तो बदनामी होगी। तो राजपूतों ने, ठाकुर साहब ने बड़ी चुपचाप तरीके से अपनी ज़मीन बेची, चुपचाप तरीके से सोने को जाके अपने जेवर बेचे। उस समय की रेट से आधी रेट इन लोगों को नहीं मिली, क्योंकि अंधेरे में बेचना था ना, रोशनी में तो बेचना नहीं था, बदनामी ना हो। स्थिति जब तक थे वो तो अपनी लाइफ को निकाल गए, पर अब जो बना लोग हैं उनके सामने विकट स्थिति पैदा हो गई। अब ज़मीन बची नहीं, जेवर बचे नहीं, छोटा काम करने में शर्म आएगी, बड़ा काम करने के लिए पैसे नहीं हैं। छोटा काम करेंगे तो लोग बोलेंगे हम हमारी समाज में प्रतिष्ठा बहुत है, तो लोग क्या बोलेंगे। छोटी सोच के साथ हम बहुत
नीचे जाते चले गए, हम गरीबी रेखा के नीचे आते चले गए। स्थिति अब ये हुई कि अब जो हमारे बाकी बना लोग बचे, वो या तो होटलों में काम करते थे, या ड्राइवर थे, या चौकीदार थे, या कोई छोटा मोटा कोई बढ़िया की कोई नौकरी करते हुए। अब छोटी छोटी नौकरी से अब बच्चों को हायर एजुकेशन कैसे दिलाएं, बड़ा काम कैसे कराएं, क्योंकि अब जितना आप कमाते हो उसमें तो आप अपना घर ही चला पाते हो, तो उसमें अब हायर एजुकेशन कहाँ से कराओगे आप। तो समस्या बड़ी विकट खड़ी हो गई, राजपूत गरीब होता चला गया। ऐसे में इस स्थिति में बहुत सारे ठेकेदार बहुत ठेकेदार आए राजपूत समाज के, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए राजपूतों को, और आज भी हैं। तो करना कुछ नहीं है उनको राजपूतों के लिए, राजपूतों की भीड़ इकट्ठी करनी है, राजनीतिक पार्टियों को दिखाना है कि मेरे में इतनी ताकत है। वो अपनी भीड़ दिखा के बड़े लोगों से संबंध बन जाते हैं, मंत्री से, सीएम से, जितने भी लोगों से संबंध बन जाते हैं, उन संबंधों से वो पैसा कमा लेते हैं। और आम राजपूत कल भी वही था और आज भी यही है। तो आम राजपूत को तो इन ठेकेदारों ने कुछ दिया नहीं है। हाँ, इनके अपने घर बन गए, इनकी अपनी औलादें बहुत अच्छी हो गई, पैसे की कोई कमी नहीं रही, बाकी आम राजपूत को क्या मिला। ठीक है, समय बदलता गया, बेचारा आम राजपूत धक्का खाते हुए चलता रहा। आज स्थिति थोड़ी सी ठीक है कि आज राजपूत समझा है, सुधरा है थोड़ा सा, जिससे बच्चों की एजुकेशन बढ़ी है। अब आने वाली पीढ़ी, यंग जनरेशन बना और पैसा का एजुकेशन स्तर भी अच्छा हुआ है, बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अब स्थिति बदल गई है। अब वो पुरानी सोच से दूर निकले हैं। पर अब जो पुरानी सोच से दूर निकले हैं, हायर एजुकेशन आ गई, पढ़े लिखे हो गए, अच्छे बिजनेसमैन करने लग गए। अब एक समस्या ने हमें घेर लिया है, एक ऐसी महामारी ने घेर लिया है जो कैंसर से भी ज़्यादा घातक है, वो है तलाक। आज हर तीसरा चौथा घर इस बीमारी से अछूता नहीं है। हम इसे कैसे बचा सकते हैं? हमने एजुकेशन तो बच्चों का अच्छा कर दिया, पर हमने संस्कार ख़त्म कर दिए। एजुकेशन के साथ अगर संस्कार देते ना, तो शायद ये समस्या नहीं आती। अगर इसे टाइम रहते हुए नहीं रोका गया, तो बहुत जल्दी एक आप नई जनरेशन को पैदा होते हुए देखोगे। आप एक वर्णशंकर नई जनरेशन पैदा हो जाएगी, जो किसी के कब्जे में नहीं आएगी। उसका अपना समाज होगा, अपने सिस्टम होंगे उसके, और क्योंकि आप ही के होंगे तो समस्या बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो अगर इस चीज़ को रोकना है, तो आपको संस्कार को बहुत मजबूत रखना होगा, खासकर बच्चियों पे बहुत ध्यान देना होगा, लड़कों पे भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने कहीं भी संस्कार की कमी कर दी, तो फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा तो आपसे सबसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा बच्चों पे, संस्कार पे ध्यान दें। शिक्षा तो ले ही रहे हैं, नौकरी तो सबको करनी है, धंधा सबको, बिजनेस सबको करना ही है, सब अपना कर रहे हैं, पर हर परिवार में एक आदमी अगर इस चीज़ को समझ ले कि नहीं, हमें संस्कार के साथ एजुकेशन देनी है, तो शायद हम इस बीमारी से बच जाएं। धन्यवाद हुकुम। जय माता दी।